हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे जेबी गुप्ता बुक के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके ईएसजीपी यानी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक का सॉल्यूशन हमने देख रखा था, उसके आगे का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखेंगे। तो उस सॉल्यूशन को देखने से पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीयू सिस्टम, जो कि पावर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके क्वेश्चन 1-2 नंबर के जरूर आते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि पीयू सिस्टम के बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज हो, थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जो आज हम सॉल्व करेंगे, उसमें सारे फॉर्मूले जो लगेंगे वो पीयू सिस्टम के ही लगेंगे। तो इसलिए पीयू सिस्टम आपको जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं पहले पीयू सिस्टम, फिर उसके बाद इन एमसीक्यू को हम सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं हम पीयू सिस्टम के बारे में कि है क्या पीयू सिस्टम हमारा। तो ध्यान से आप देखिए एक एक चीज़ को कि पीयू सिस्टम को हम कैसे डिस्कशन कर रहे हैं और इसका मेन मोटिव क्या है। चलिए देखिए, अब बात करें अगर पीयू सिस्टम की, तो सबसे पहले पर यूनिट सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं पर यूनिट इम्पीडेंस, मान लो कोई भी हो, जैसे करंट निकालना हो पर यूनिट इम्पीडेंस, पर यूनिट वोल्टेज, पर यूनिट एमवीए रेटिंग, आपको कुछ भी निकालना हो तो पर यूनिट सिस्टम जो है इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है एक्चुअल वैल्यू अपान बेस वैल्यू। तो फॉर्मूला याद रखिएगा कि पर यूनिट सिस्टम अगर है तो उसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होगा वह होगा एक्चुअल वैल्यू अपान बेस वैल्यू। अब देखिए, बेस वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हैं। एक्चुअल वैल्यू का मतलब है कि उसके जैसे कोई ट्रांसफार्मर है तो उसके ऊपर एक प्लेट लगी होती है, उस पर उसकी रेटिंग लिखी होती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू आपको दे रखेगा वो, ठीक है। चलिए, तो पर यूनिट इम्पीडेंस हो या फिर पर यूनिट सिस्टम हो, उसका फॉर्मूला आपको क्लियर है कि क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला आपके सामने है कि क्या है, एक्चुअल वैल्यू अपान बेस वैल्यू। उसके बाद हम पर यूनिट सिस्टम को पढ़ते क्यों हैं। देखिए, पर यूनिट वैल्यू जो होती है वो अप्रॉक्सीमेट होती है आपकी 1 के, यानी या 1 होगी या 1 से थोड़ी सी लेस होगी। तो अप्रॉक्सीमेट कितनी होगी, वो आपकी वैल्यू 1 के बराबर होगी, ठीक। उसके बाद कैलकुलेशन इजी बिकॉज ऑल वैल्यू टेक्स सम यूनिट, ठीक है। कैलकुलेशन क्या होता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि सारी की सारी वैल्यू किस में ली रखी है, सेम यूनिट में आपका रहती हैं। तो पर यूनिट सिस्टम पढ़ने का मेन एडवांटेज क्या है कि कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसमिशन लाइन है, इसकी जो रेटिंग होती है वह होती है एमवीए में। अगर रेटिंग एमवीए में है तो आप एक चीज़ समझ सकते हो कि इसका कैलकुलेशन कितना टफ होगा, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग सभी वैल्यू को किस में ले लेते हैं, सेम यूनिट में ले लेते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। अब चलिए थोड़ी सी और अगर हम बात करें तो जैसे अगर आपसे बोला जाए कि बेस वोल्टेज क्या होता है, ठीक है, कि बेस वोल्टेज क्या है, आपसे कभी भी पूछा जाए तो बेस वोल्टेज क्या है तो आपको बताना। देखिए, बेस वोल्टेज क्या है, तो बेस वोल्टेज की अगर हम बात करें तो बेस वोल्टेज आपका वह वोल्टेज होता है जो कि रेटेड वोल्टेज ऑफ द मशीन, यानी पर यूनिट वोल्टेज आप निकाल रहे हो तो एक्चुअल वैल्यू अपान बेस वैल्यू ही होगा, ठीक है। तो बेस वोल्टेज हम जिसको बोलेंगे वह वोल्टेज क्या होगा, रेटेड वोल्टेज ऑफ द मशीन, मशीन का रेटेड वोल्टेज होगा। और बेस करंट की बात करेंगे तो बेस करंट जब भी आपको नहीं पता है तो बेस करंट का मतलब है कि रेटेड करंट ऑफ द मशीन, यानी जो भी मशीन है उसकी रेटेड करंट होगी। तो बेस वोल्टेज और बेस करंट के बारे में आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपसे पूछा जाता है कि बेस इम्पीडेंस क्या है। तो देखिए, बेस इम्पीडेंस जब भी आपको निकालना होगा तो फिर बेस इम्पीडेंस आप निकालोगे बेस वोल्टेज से और बेस करंट से, यानी बेस वोल्टेज और बेस करंट को आप डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा बेस इम्पीडेंस, ठीक है। बेस इम्पीडेंस निकालना हो गया तो कैसे, बेस वोल्टेज होगा और बेस करंट होगी, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, बेस इम्पीडेंस निकल के आ जाएगा। बेस पावर आपको अगर निकालनी होगी तो बेस पावर निकालने के लिए आपको बेस वोल्टेज गुणे बेस करंट होगा। इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहीं से पूछा जाएगा और डायरेक्ट ये पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें
तो हमें निकालना पड़ता है कभी कभी, ठीक है, हम निकालते हैं बेस करंट। तो कैसे हम निकालेंगे बेस करंट को, ध्यान से देखिए। बेस करंट को निकालने के लिए जो फॉर्मूला, बेस करंट को हम नॉर्मली IB से डिनोट कर दिए। तो बेस करंट जब भी आपको निकालना होगा, जैसे ये बेस करंट दिया हुआ है तो आपसे पूछा कि आप बेस करंट ही निकाल के हमें दिखाओ। तो बेस करंट निकालने के लिए बेस KVA अपान बेस KV, ठीक है। बेस KVA आपको पता होना चाहिए और बेस KV आपको पता होना चाहिए। तो इन दोनों से आप क्या निकाल सकते हो, बेस करंट निकाल सकते हो। बेस KVA को हम KVAB और KVB लिख सकते हैं, ठीक है। बेस करंट निकालने का ये फॉर्मूला है। अब उसके बाद अगर आपसे पूछे कि अब आप निकाल के मेरे को दिखाओ पर यूनिट करंट, यानी पर यूनिट करंट अगर आपको निकालना है तो फिर आप कैसे निकालोगे, ध्यान से समझना। पर यूनिट करंट निकालने का मतलब कि एक्चुअल वैल्यू अपान बेस वैल्यू, ठीक है, बेस वैल्यू ऐसे हमने लिख दिया। ये हो गया एक्चुअल वैल्यू अपान बेस वैल्यू। तो पर यूनिट करंट का मतलब क्या है कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, तो एक्चुअल वैल्यू जो उस करंट की होगी वह अपान बेस करंट। तो बेस करंट को हमने कैसे निकाला, अभी आपने देखा कि बेस करंट निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, IB इक्वल टू बेस KVA अपान बेस KV, यानी KVAB अपान KVB। तो हमने पर यूनिट करंट निकालने के लिए डायरेक्टली एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट अपान KVAB और KVB रख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। अब देखो इस चीज को आप जैसे ही समझोगे, ठीक है, इस चीज को आप थोड़ा सा समझिए। अब देखिए, तो पर यूनिट करंट जैसे ही आप निकालोगे पर यूनिट करंट, तो IPU बराबर एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, तो ये KVB जो होगा ये चला जाएगा ऊपर, तो गुणा हो गया KVBB अपान KVAB, ठीक है। इतनी चीज है। तो पर यूनिट करंट आपसे अगर पूछेगा तो इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। यानी कि उस मशीन में कितनी करंट फ्लो हो रही है ये तो आपको दिया ही रहेगा, और बेस वोल्टेज आपको दिया रहेगा, बेस आपको क्या दिया रहेगा, पावर दी रहेगी। तो आपसे पर यूनिट करंट आपसे पूछेगा तो आप डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहा हूं कि आप इस चीज को समझ के रखिए, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में तो फिर दिक्कतें होती हैं, आपको फॉर्मूले नहीं याद रहते हैं तो आप क्वेश्चन को गलत करके चले आते हो। तो आपको गलत नहीं करना है। एक एक फॉर्मूला मैंने लिखा है, इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, ये PDF आपको मिल जाएगा पूरा ये प्रॉपर, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, चलिए अब देखते हैं हम कि हम निकालेंगे बेस इंपीडेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेस इंपीडेंस आपसे पूछा जाता है। तो बेस इंपीडेंस निकालने के लिए ZB हमने रख दिया बेस इंपीडेंस, बेस KV गुणे 1000 अपान बेस करंट। तो बेस इंपीडेंस निकालने का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होगा, बेस KV गुणे 1000 अपान बेस करंट, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो ZB यानी बेस KV गुणे 1000 अपान बेस करंट को आप कैसे लिखते हो। देखो बेस इंपीडेंस मतलब क्या हो गया कि वोल्टेज अपान करंट ही होना चाहिए। इंपीडेंस का मतलब क्या, वोल्टेज अपान करंट। अब बेस इंपीडेंस बोला है तो बेस वोल्टेज होगा अपान बेस करंट होगी, ठीक है। इसको हमने KV में लिखा है, ठीक है, तो इसलिए हमने 1000 का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से रखना है कि 1000 का मल्टीप्लाई हमने किया है तो इसका कुछ ना कुछ कारण है। आगे अभी हम देखेंगे क्यों हमने इसका मल्टीप्लाई किया है। चलिए, तो बेस इंपीडेंस निकालने के लिए बेस KV गुणे 1000 अपान बेस करंट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद आपको देखिए ZB यानी बेस KVA जैसे ही आप निकालोगे तो बेस KVA गुणे 1000 अपान बेस करंट का मतलब क्या, KVA बेस अपान KVB, मतलब यही तो होगा। हमने निकाला है इस चीज को, हमें पता है कि बेस करंट बराबर क्या होता है, ठीक है। तो बेस करंट बराबर अगर आपको पता है तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए तो उस चीज को आप निकाल सकते हो। फिर उस चीज को आप देखिए कि जैसे हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये KVA जो है ये ऊपर जाएगा, तो इस KVA बेस, ये भी बेस है ये भी बेस है, तो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो KVB का क्या हो जाएगा, स्क्वायर गुणे 1000 अपान KVAB हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए ये जो निकला है ये बेस इंपीडेंस निकला है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आपको बेस इंपीडेंस निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। बेस इंपीडेंस के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर आपको पर यूनिट इंपीडेंस निकालना है तो फिर कौन सा फॉर्मूला आप
लगाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पर यूनिट इम्पीडेंस। तो पर यूनिट इम्पीडेंस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक्चुअल वैल्यू, यानी एक्चुअल वैल्यू अपान बेस वैल्यू। ठीक है, देखो ध्यान से अगर आप समझो तो पर यूनिट इम्पीडेंस निकालने के लिए क्या निकालेंगे हम करते हैं पर यूनिट निकालने के लिए कि एक्चुअल वैल्यू अपान बेस वैल्यू, तो एक्चुअल इम्पीडेंस अपान बेस इम्पीडेंस। तो बेस इम्पीडेंस बराबर आप देखेंगे कितना निकाले हो आप, के वी स्क्वायर गुणे 1000 अपान के वी बी। तो जैसे ही एक्चुअल वैल्यू अपान बेस वैल्यू की जगह रखेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा के वी बी। ठीक है, तो के वी बी अपान के वी बी का स्क्वायर इंटू 1000। तो क्लियर है, आपको पर यूनिट इम्पीडेंस निकालना हो तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आपको बेस इम्पीडेंस निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्लियर है, इस चीज को अपना याद रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आते, ये फॉर्मूले बहुत आते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं और जेई लेवल में बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है आपका। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कभी कभी आपको ना, जैसे कोई मशीन है, उसका कोई पहले दे दिया कि बेस वैल्यू ये थी, ठीक है, बेस वैल्यू ये थी, इसका पावर ये थी, इसका इम्पीडेंस ये था। फिर उस मशीन में हमने कुछ चेंजेस किए तो हमारे पास जो न्यू बेस मतलब इम्पीडेंस था वो अलग आ गया, हमारे पास पावर कुछ अलग आ गई, हमारे पास बेस वोल्टेज कुछ अलग आ गया, यानी ये सब चीज़ें न्यू न्यू आ गई हमारे पास। तो पहले हमारे पास एक ओल्ड था, ठीक, एक ओल्ड था, फिर हमने अपना कुछ न्यू ला दिया, ये हमने क्वेश्चन में रख दिया इस हिसाब से। तो उस हिसाब से आपसे पूछा जाता है कि जेड पर यूनिट आपको ओल्ड एक दिया रहेगा, जैसे ये जेड बेस आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको मान लीजिए कि पहले दिया था फिर बाद में पूछ रहा है, या फिर बाद में दिया होगा तो पहले पूछेगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि ये मान लीजिए एक ओल्ड है और ये आपका न्यू है, तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको ओल्ड दिया हो न्यू पूछ रहा हो, या फिर हो सकता है क्वेश्चन में न्यू दिया हो और ओल्ड पूछ रहा हो। तो इससे मैटर नहीं करता है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फिर बहुत ही आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए कि जब भी आपको दिया होगा जेड पी यू न्यू निकालेंगे हम, तो जेड पी यू ओल्ड इन एस बी, यानी कि जो पावर है वह न्यू वैल्यू अपान एस बी ओल्ड, यानी कि न्यू पावर और ओल्ड पावर को डिवाइड कर देंगे, और बेस वोल्टेज अपान बेस वोल्टेज, यानी ओल्ड बेस वोल्टेज और न्यू बेस वोल्टेज का स्क्वायर होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको तो आप भूलिएगा मत, क्योंकि ये डायरेक्टली आपसे कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली पूछा जाता है कि आप कैसे सॉल्व करोगे इस चीज को। तो मेरी इस बात को मानिए, तो आप इस फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, कोई भी गलती मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत ही दिक्कत होगी। इस फॉर्मूले पे अगर कहीं मान लीजिए डायरेक्टली फॉर्मूला आ गया और आपको याद ही नहीं है तो आपका एक नंबर माइनस हो जाएगा, जो कि बहुत ही मतलब कि कष्ट दे के जाएगा आपको। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए ऐसे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इसका कोई ट्रिक नहीं है, फॉर्मूला आपको याद ही होना चाहिए। ओके, चलिए तो अपना ये चीज खत्म हुआ, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तो एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो में पूरा बने रहिए, आपको बहुत ही एडवांटेज होने वाला है। ठीक है, चलिए तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन के बारे में। देखिए तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है कि ए 75 MVA 10 kV synchronous generator has XD equal to 0.4 pu. The XT value in pu to a base of 100 MVA 100 kV is. अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, मैंने अभी बताया ना आपको फॉर्मूले, उस फॉर्मूले में आप ध्यान से देखिए कि पहले आपको एक 75 MVA दिया है, फिर उसके बाद एक 10 kVA दिया है। सिंक्रोनस जनरेटर हैज एक्सडी यानी डायरेक्ट एक्सेस का जो रिएक्टेंस है वह कितना दिया है, 0.4 pu में दिया है। द एक्सडी वैल्यू इन pu, यानी कि एक्सडी वैल्यू इन pu में आपको बताना है जब आपका नया बेस आ गया कितना, 100 MVA और 11 kV का। तो देखिए मैंने क्वेश्चन में आपको बोला, अभी मैंने बताया था कि जब आपको
कुछ वैल्यू ऐसे दिया रहेगा, फिर उसी XD का मान यानी फिर इम्पीडेंस या फिर रिएक्टेंस कुछ भी दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे अलग वैल्यू दे देगा, फिर कहेगा कि आपको जो नया वैल्यू मिलेगा वो बताइए। तो क्वेश्चन वही है, ठीक है, क्वेश्चन वही है, बस आप समझो तरीका कि कैसे निकालोगे। अब देखिए आपसे जो XD पूछा है, ये XD न्यू पूछा है, XD न्यू पूछा है। तो XD न्यू पूछा है तो आप कैसे निकालोगे? XD ओल्ड, XD ओल्ड यही करेंगे ना, गुड़े SB न्यू अपान SB ओल्ड गुड़े VB ओल्ड VB न्यू, ठीक है, इसका स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला था और यही हमने बताया था। तो फॉर्मूले में बस आपको मान रखना है और आपको आंसर बहुत ही आसानी से दिख जाएगा, आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, मान रखते हैं। देखिए तो सबसे पहले XD न्यू बराबर XD ओल्ड कितना दिया 0.4, ठीक, गुड़े उसके बाद SB न्यू कितना दिया 100 MVA, देखिए ध्यान से समझिएगा, अपान ये जो है ये वोल्ट है, ठीक है, तो अपान 75 यही है, गुड़े SB न्यू SB ओल्ड हो गया। अब हमारा VB ओल्ड कितना दिया है 10 kV दिया है, ओल्ड कितना दिया है 10 kV ना, ये देखो ध्यान से 10 kV दिए रखा है, तो 10 अपान न्यू कितना दिया 11 kV, तो 11 इसका हम कर देंगे स्क्वायर, इसका हम कर दिए स्क्वायर। तो जैसे ही अब हम करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ कर लेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा ना वो निकल के आएगा 0.44 PU, 0.44 PU। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन कितना आसान है, आपको फॉर्मूला याद है, आपने डायरेक्ट फॉर्मूले में रखा, आंसर आपके सामने आ गया, ठीक है। आजकल तो कैलकुलेटर आपको दिया ही रहता है तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ही दिक्कत नहीं होनी है, चाहे कितना भी बड़ी चीजें दी गई हो, ठीक है। तो इससे क्या है कि आप डायरेक्टली सॉल्व कर लिए, आपको आंसर भी मिल जाएगा। 2-3 लाइन आपको लिखना पड़ेगा, अगर आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं है तब भी आप बहुत ही अप्रोक्स तक वैल्यू ले जा सकते हो, ओके। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि फॉर ए गिवन बेस वोल्टेज एंड बेस वोल्ट एम्पियर द पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ एन एलिमेंट इज एक्स, व्हाट विल बी द पर यूनिट इम्पीडेंस वैल्यू ऑफ द एलिमेंट व्हेन द वोल्टेज एंड वोल्ट एम्पियर बेस आर बोथ डबल। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, अब कहने का मतलब क्या है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पहले मान लीजिए कि आपको एक बेस वोल्टेज दिया है और आपको बेस वोल्ट एम्पियर यानी कि पावर दे रखा है और उसका पर यूनिट इम्पीडेंस भी आपको जो दे रखा है वो यक्स है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द पर यूनिट इम्पीडेंस, तो पर यूनिट इम्पीडेंस क्या होगा जब हम नया वोल्टेज ला रहे हैं, यानी कि वोल्टेज और वोल्ट एम्पियर बोथ आर डबल, यानी दोनों को हम क्या कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं। तो हमारे पास जो पर यूनिट इम्पीडेंस है वो क्या होगा। अब ध्यान से समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले आपके पास सपोज एक VB था, एक आपके पास SB था, ये ओल्ड है, फिर आपके पास एक क्या था ZB था जिसका मान आपको x दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ZB न्यू आपसे पूछ रहा है, ये ZB न्यू आपसे पूछ रहा है और दोनों वैल्यू को क्या कर दे रहा है, डबल, यानी बेस वोल्टेज जो है ये आपका 2V हो जाएगा, 2V। उसके बाद जो ये पावर है ये भी क्या हो जाएगी 2SB हो जाएगी, ये डबल हो जाएगी। ध्यान से आप बस समझना, ठीक है। यही तो बोला क्वेश्चन में, बस आपसे यही पूछा है। देखिए अब आपको ये जो दिया है ये सारी चीजें ओल्ड में दे रखा है, यानी ये ओल्ड है। फिर इसके बाद ये चीजें आपको नई बना के दिया है कि क्वेश्चन में अब ये चीज हमने फॉर्म कर दिया, अब आप बताओ कि जेड न्यू क्या आपका होगा, ठीक है। तो आपको अगेन कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन रखो, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले में रखो, आंसर आपका निकल के आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। चलो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, ZPU ओल्ड ZPU न्यू वाला, ठीक है। देखो लगाते हैं, तो हमारा ZPU न्यू, ठीक है, ZPU न्यू बराबर ZPU ओल्ड कितना दिया x दिया है, ठीक है, गुड़े SB न्यू कितना दिया है, हमने पहले हमारे पास SB था, जो न्यू था उसको हमने डबल कर दिया है तो 2SB हो जाएगा, 2SB अपान SB, ठीक है। पहले से हमने डबल कर दिया, गुड़े फिर VB ओल्ड, तो ये तो VB ही रहेगा
अपन जो न्यू वाला है इसको हमने कर दिया 2VB, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया है, डबल हो गया है, तो ये स्क्वायर हो गया हमारा। ये फॉर्मूले में होता है। अब देखिए SB से SB कट जाएगा, VB से VB कट जाएगा, तो आपका बचे क्या, यस इंटू 2 इंटू 1/2, 1/4 होगा। ठीक है, ध्यान से, क्योंकि स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। ये जैसे ही x/2 होगा, x/2 डिवाइड करेंगे तो 0.5 x हो जाएगा, 0.5 x। तो करेक्ट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो क्वेश्चन कठिन है? एकदम नहीं कठिन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए ठीक, चलिए लगाइए। क्वेश्चन क्या है कि द वन लाइन डायग्राम ऑफ ए सिंपल पावर सिस्टम इज गिवन बिलो। द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज 11/220 kV. The base MVA 100 and base kV 11 on the generation side. The base kV of the transmission side is। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो दिया है 11/22 kV दिया, 20 मतलब कि 220 kV दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या कह रहा है कि द बेस MVA आपको 100 दिया है और बेस KVA आपको जो है 11 दिया हुआ है। यही तो दिया है ना, वो भी किस साइड दिया है, जनरेशन साइड दिया है। तो बेस KV ऑफ द ट्रांसमिशन साइड, तो ट्रांसमिशन साइड में बेस KV आपका क्या होगा। ठीक है, यही तो बेस मतलब कि KV ऑन ट्रांसमिशन साइड। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि आपसे पूछा है बेस KV ऑन मतलब कि ट्रांसमिशन साइड, यानी इस साइड क्या है, ट्रांसफार्मर कैसा है 11/220, तो ये आपका HV साइड है। यानी कि HV साइड आपसे पूछ रहा है कि कितना आपका होगा, मतलब कि वोल्टेज बेस KVA कितना होगा, यही तो आपसे पूछ रहा है जनरेशन साइड मतलब कि ट्रांसमिशन साइड में। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 220 हमको दिया है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें 220 पता है कितना हमको दिया है। अब ध्यान से समझिए कि इस साइड का बेस KVA कितना दिया हुआ है। इस साइड का बेस KVA आपको दिया है 11 kV। ठीक है, यानी जनरेशन साइड का जो बेस KVA है वो 11 kV हमको दे रखा है। तो फिर हमें पूछ रहा है ट्रांसमिशन साइड का, तो कोई दिक्कत नहीं है कि, या फिर आप इस तरीके से नहीं समझ सकते तो ऐसे समझिए कि जब भी हम ट्रांसमिशन साइड, यानी दो आपका एक जनरेशन साइड है एक ट्रांसमिशन साइड है, तो ट्रांसमिशन साइड का अगर आपसे वोल्टेज पूछता है या फिर बेस KV आपसे पूछता है, तो फिर LV साइड का वोल्टेज इनटू ट्रांसफार्मेशन रेशियो मल्टीप्लाई कर देंगे, LV साइड का वोल्टेज इनटू ट्रांसफार्मेशन रेशियो। तो इससे आपका निकल जाता है क्या, HV साइड का वोल्टेज। बहुत ही आसान है, ये ध्यान से समझिएगा। देखिए आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे देखिए K बराबर क्या होता है, K बराबर HV/LV, HV/LV। ठीक है, तो HV बराबर क्या होता है, देखिए जब भी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है फॉर्मूला यही होता है, ट्रांसफार्मेशन रेशियो बराबर हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज। तो HV साइड बराबर हो जाएगा K इंटू LV, K इंटू LV। ठीक है, तो LV का मान आपको दिया है, K इंटू LV का मान आपको 11 दिया है। K अब ट्रांसफार्मेशन रेशियो आपको 11/220 दिया है, कितना दिया है 11/220 दिया है। अब ध्यान से समझिएगा 11/220 दिया है। ठीक है, तो जैसे ही ये आपको ट्रांसफार्मेशन रेशियो दिया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मेशन रेशियो दिया है, तो आपको पता है कि ये जो दिया है ये तो LV/HV दिया है, LV/HV दिया है, यही तो। लेकिन आपको पता है कि K बराबर होता क्या है, HV/LV 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, HV/LV। तो आपने क्या लिखा है कि HV बराबर K इंटू LV, तो K की जगह HV/LV, HV मतलब 220 अपॉन 11, HV/LV इंटू LV, LV मतलब 11, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा 220 kV। तो आपका ट्रांसमिशन साइड पे जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 220 होगा। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा समझना है जरूरी। ठीक है, कि HV बराबर जो होता है वो होता है K इंटू LV, और K बराबर जो होता है वो होता है HV/LV। ये कैंसिल हो जाएगा LV से LV, तो HV बचेगा, तो HV मतलब कितना 220 kV। डायरेक्टली कर सकते हो, बट थोड़ा सा आप समझो, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं क्वेश्चन में तो गलतियां हो जाती हैं। तो आपको गलती नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आएगा आपको सॉल्व भी करना ही रहेगा। ओके, चलिए
अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ये 10 kVA 400 वोल्ट अपॉन 200 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विथ 10% इम्पीडेंस ड्रॉ ए स्टेडी शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शॉर्ट सर्किट करंट बताना है आपको। अब मेरे को एक चीज बताओ कि आपको शॉर्ट सर्किट करंट का फॉर्मूला पता है कि ISC बराबर होता क्या है। तो ISC बराबर होता है आई रेटेड, ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आई रेटेड इंटू 100 अपॉन जेड, मतलब कि जो भी आपको दिया हो परसेंटेज जेड, ठीक है, जेड पी परसेंटेज में, तो 10% आपको दिया ही है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जो शॉर्ट सर्किट करंट हम निकालते हैं तो शॉर्ट मतलब कि रेटेड करंट गुणे 100 अपॉन परसेंटेज इम्पीडेंस, यही होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को आपको तो पता है, मतलब पता है ये फॉर्मूला, लेकिन रेटेड करंट आप निकालोगे कैसे, इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि रेटेड करंट आप निकालोगे कैसे। तो रेटेड करंट निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं, देखिए IR मैं लिखता हूँ रेटेड करंट। रेटेड करंट बराबर होता है कि यस रेटेड यानी यस रेटेड अपॉन वी रेटेड, यस रेटेड अपॉन वी रेटेड। तो यस रेटेड, यस का वाल कितना दिया है 10 kVA, 10 kVA मतलब 10, देखिए ये दिया है ना 10 kVA, 10 kV मतलब 10 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन और क्या दिया है वी रेटेड। रेटेड कितना है 400 है कि 200। अब देखो जब भी हम निकालते हैं तो प्राइमरी साइड के करंट निकालेंगे, तो ये कितना दिया है, ये दिया है 400, तो ये हम लिख देंगे 400। तो जैसे ही आप इन सबका मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 25 एम्पियर, 25 एम्पियर मिल जाएगा। तो रेटेड करंट आपकी जो निकल के आ गई वो कितनी आ गई 25 एम्पियर आ गई। अगर रेटेड करंट आपकी 25 एम्पियर आ गई, ध्यान से मेरे को एक चीज बताओ भाई कि फॉर्मूले में अब रख देंगे हम, तो आई शॉर्ट सर्किट करंट बराबर रेटेड करंट, रेटेड हो गई आपकी 25 गुणे 100 बटे परसेंटेज इंपीडेंस, परसेंटेज इंपीडेंस आपको 10 दिया है, तो ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 10 25 कितना हो जाएगा 250 एम्पियर, 250 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 250 एम्पियर। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला फॉर्मूला, मतलब अगला क्वेश्चन अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, फॉर ए पावर सिस्टम नेटवर्क विथ n नोड्स Z33 ऑफ इट्स बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स इज J0.5 per unit, the voltage at node 3 is 1.3 angle minus 10 degree per unit. If a capacitor having reactance of minus J3.5 per unit is now added to the network between node 3 and the reference node, the current drawn by the capacitor per unit is। अब ये क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक Z3 मतलब कि Z33 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें हमने क्या किया है कि जो नोड 3 हमारे पास, देखिए Z33 का मैट्रिक्स आप जैसे ही बनाओगे, ठीक है, ये मान लीजिए कि आपने बना लिया, ठीक है, तो इसके बीच में आपके मान लीजिए कि कुछ भी चीज़ें कनेक्ट है, ठीक है, ये आपका मतलब कि रेफरेंस है, ठीक है, नोड 3 आपका जो है ये क्या मान लिया हमने, ये रेफरेंस नोड है आपका। ओके, तो ये आपका रेफरेंस नोड है, इसमें हमने जो वोल्टेज आपका ऐड है वो वोल्टेज कितना है, वो वोल्टेज आपको 1.3 एंगल माइनस 10 दिया हुआ है, ये वोल्टेज आपको दे रखा है। क्लियर है इतनी चीज। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, जो इम्पीडेंस है Z33, वो इम्पीडेंस आपको Z मतलब कि J0.5 ओम ये भी दे रखा है। उसके बाद एक कैपेसिटर हम ऐड कर रहे हैं इसमें, उस कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो माइनस J3.5 दे रखा है, इतना ही दे रखा है। अब इस कैपेसिटर को हमने ऐड कर दिया। अब कह रहा है कैपेसिटर के द्वारा कितनी करंट फ्लो होगी आपको ये बताना है, कैपेसिटर के द्वारा कितनी करंट फ्लो होगी आपको यही बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बता सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, तो जैसे ही आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो एक वोल्टेज आपको ये मिल जाएगा, सपोज ये वोल्टेज आपको मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ एसी की बात, क्योंकि एंगल है तो एसी है, तो 1.3 एंगल माइनस 10 ये दिया हुआ है। फिर एक हमारा मतलब कि इम्पीडेंस था, यह इम्पीडेंस था। उसके बाद एक कैपेसिटिव इम्पीडेंस हमने इसमें कनेक्ट कर दिया लाके, ठीक है, एक कैपेसिटिव इम्पीडेंस लाके कनेक्ट कर दिया। तो ये इम्पीडेंस जो हमारा था इसकी वैल्यू दे रखा था J0.5, और ये जो नया हमारे पास आया है इसका माइनस 3.5, ये दोनों PU में दे रखा है। ठीक है, ये आपका रेफरेंस बस है, बस आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए, ये भी आपका इम्पीडेंस है, ये भी आपका इम्पीडेंस है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे।
ठीक है। करंट निकालना मतलब क्या, आईसी बराबर क्या होता है, वी बटे आर। आईसी मतलब क्या, वी बटे आर या फिर वी बटे जेड होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, V का मान आपको 1.3 एंगल -10 दिया है अपान जेड। जेड मतलब ये भी इम्पीडेंस है, भी इम्पीडेंस, दोनों जुड़ जाएगा तो J 0.5। अब देखिए जुड़ने का मतलब कि ये माइनस में दिया तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में दे रखा है। तो J 3.5। तो जैसे ही इनका आप कैलकुलेशन करोगे तो फिर आपका क्या निकल के आएगा आगे, आपका आगे निकल के आएगा 1.3 एंगल -10 अपान -J3। आपका J3 निकल के आएगा, ठीक है, J3। बस अब इसका कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करने के बाद आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। क्या होगा वो करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है, 0.43380 डिग्री। ठीक है, आपको अब कुछ नहीं करना इसमें, बस क्या करना है कि ये जो जेड आपको दे रखा था, ठीक है, जे, अब देखिए एंगल तो आपको दे ही रखा है कि 1.3 -10 दे रखा है अपान जे -J इंटू 3, यही तो था, इतना ही था ना। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, -J का मतलब कितना होता है, -J का मतलब होता है आपका -J, देखो +J होता है तो मतलब कितना होता है 90 डिग्री। अगर -J है तो इसका मतलब होता है -90 डिग्री। ठीक है, -90 डिग्री, तो -90 डिग्री, अब देखो मैं बता ही देता हूं आपको, ठीक है। देखिए तो आपका निकल के आएगा 1.3 एंगल -10 अपान 3 एंगल -90। ठीक है, ये -90 जाएगा ऊपर तो 1.3 -90 जाएगा ऊपर तो एंगल 90 -10 हो जाएगा। क्लियर, इतनी चीज आप समझिए, इतना तो आप बेसिक आपको पता होगा कि जब भी हम एंगल ऊपर नीचे होता है तो दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं, बट जुड़ेंगे कब, जब दोनों सेम वैल्यू के हैं। तो ये ऊपर जाएगा तो ये तो हो जाएगा प्लस और ये रह जाएगा माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, घट जाएंगे। ओके, चलिए, तो एंगल 90 -10 हो जाएगा अपान 3, तो फिर 1.3 डिवाइड करेंगे 3 से तो 1.3 मतलब जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो 4.33 आपका आएगा। ठीक है, अब एंगल कितना बन जाएगा, एंगल आपका बनेगा 80। एंगल कितना बन जाएगा, 80 बन जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे इसको। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि ये ट्रांसफार्मर रेटेड फॉर 500 kVA 11 kV upon 0.4 kV has an impedance of 10% and is connected to an infinite bus. The fault level of the transformer is, तो ट्रांसफार्मर पे आपका फॉल्ट लेवल पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, अब देखिए किसी भी ट्रांसफार्मर पे फॉल्ट लेवल अगर आपसे पूछे तो इसका मतलब है कि शॉर्ट सर्किट केवीए पूछ रहा है आपसे, शॉर्ट सर्किट केवीए पूछ रहा है। ठीक है, अब शॉर्ट सर्किट केवीए आपसे अगर पूछ रहा है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। देखिए जैसे मैंने अभी आपको एक चीज बताया था कि शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है, रेटेड करंट गुणे 100 अपान परसेंटेज इम्पीडेंस। मतलब यही होता है ना कि शॉर्ट सर्किट करंट आपसे पूछा, यानी फॉल्ट करंट पूछा। शॉर्ट सर्किट करंट का मतलब कौन सा करंट, फॉल्ट करंट। तो फॉल्ट करंट पूछेगा तो रेटेड करंट गुणे 100 अपान परसेंटेज इम्पीडेंस। अब देखो मैंने परसेंटेज ये 100 ऊपर नहीं लिखते, कोई दिक्कत नहीं है, अपान 100 कर देते हैं ना। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे 100, तो इसको हमने ऊपर लिख दिया, इसलिए डायरेक्टली आपको ये मिल जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली ऐसे मिल जाता है। तो उस हिसाब से आपसे शॉर्ट सर्किट केवीए पूछेगा तो शॉर्ट सर्किट केवीए का मतलब केवीए शॉर्ट सर्किट बराबर होगा रेटेड केवीए गुणे 100 कर देंगे बटे परसेंटेज इम्पीडेंस, यही कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूले में रखिए, तो रेटेड नहीं, शॉर्ट सर्किट केवीए बराबर रेटेड केवीए आपको 5000 केवीए दे रखा है, 500 केवीए दे रखा है। तो 500 केवीए गुणे 100 अपान परसेंटेज इम्पीडेंस कितना 10 दिया है, 10, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 5। अब देखो आपको कितना मिलेगा 5000 केवीए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ से आपको शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज फिलहाल हम नहीं निकालते, लेकिन शॉर्ट सर्किट केवीए कुछ भी निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, रेटेड करंट अपान परसेंटेज इम्पीडेंस। परसेंटेज में इम्पीडेंस का मतलब कि Z बटे 100, तो 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है फॉर्मूला। तो करेक्ट आंसर जो आपका निकल के आ गया वो हो गया 5000 केवीए। तो ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी को भी लेकर, ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इसका एडवांटेज सब लोग उठाएं, बहुत ही खुशी होगी। ओके, थैंक यू।